सीआरटी सॉल्यूशन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पेज नंबर 16 पे जो क्वेश्चन है उसे ही हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जो क्या कह रहा है, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन का तीनों रिएक्शन लिखना है, जहां पे एक बार क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हीट के थ्रू करवाया जा रहा है, और एक बार लाइट के थ्रू, और एक बार इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। तो हमें क्या करना है, ये तीनों इक्वेशंस लिखने हैं। तो चलिए फिर हम एक एक करके तीनों इक्वेशंस लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करें, जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट कर देते हैं तो ये डिकम्पोज होके क्या बना देता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, CaCO3 को जब हम हीट करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हीट, और जैसे हम हीट करते हैं इसे तो ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए ये है तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, लेकिन इसमें क्या यूज हो रहा है, हीट यूज हो रहा है, जो कि पहले में हमें यही बताना था कि हीट यूज करके डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर इसके नीचे हमने लिख दिया, इन दिस रिएक्शंस एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो आपको एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिखने हैं, और ये क्वेश्चंस काफी हद तक आने के चांसेस हैं इसके, यूं कह लीजिए आप कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। चलिए दूसरा बोला है कि लाइट देके डिकम्पोजिशन रिएक्शंस करवाना है, या फिर ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखो जिसमें लाइट का यूज हो रहा हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट, जब सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो ये डिकम्पोज होकर क्या बना देता है, सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को जब हम सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो ये डिकम्पोज होके बना देता है सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, और जैसे हम इसको क्या करेंगे, सनलाइट में रखेंगे, यानी कि हम सन के यहाँ पे जब हम इस पे लाइट देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस। ठीक है, देखिए पहले सिल्वर क्लोराइड था, अब ये क्या बन गया, सिल्वर प्लस क्लोरीन। फिर हम नीचे लिख देंगे, हेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, जो कि हमसे ये पूछा हुआ था। अब तीसरा पार्ट बोला है कि ऐसा इक्वेशन लिखो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया गया हो। तो ये वाला भी काफी आसान है, व्हेन एसिडिफाइड वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, जब एसिडिफाइड वाटर जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो उसको जब हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो ये डिकम्पोज होके क्या बना देता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कुछ इस तरीके से होता है ये इक्वेशन, वाटर है यानी कि इलेक्ट्रोलाइज्ड वाटर, और जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, यहाँ पे हम इसको जब हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये क्या बना देगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। फिर उसके नीचे हम लिख देंगे, इन दिस केस एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट वन इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस। हमें बताना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है, और इन दोनों का फिर हमें एक एक इक्वेशन लिखना है। ठीक है, तो देखिए, इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट from its compound, whereas in a double displacement reaction two compounds combine by an exchange of ions to form new compounds। क्या कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है स्टूडेंट्स, वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। इसे समझना काफी आसान है, आप अपने रियल लाइफ से जोड़ सकते हैं। जो अगर कोई इंसान या कोई भी चीज है जो जोर होता है, तो कोई भी चीज है जो कमजोर होता है तो उसे क्या करता है, जो उससे स्ट्रॉन्ग लोग या स्ट्रॉन्ग चीज होती है उसे क्या करता है, मारपीट, जो भी कुछ होता है स्टूडेंट्स, आप अपने लाइफ से रिलेट कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी ऐसा ही है कि जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को बोलता है कि भाई तू साइड हट। ठीक है, और जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दो कंपाउंड्स कंबाइन होते हैं
आयंस को एक्सचेंज करके और एक नया कंपाउंड बनाते हैं। देखिए अगर सिंपल मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, क्या होता है, देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दो कंपाउंड्स कंबाइन होते हैं, ठीक है, लेकिन वो कैसे कंबाइन होते हैं, उनके अंदर जो आयंस होते हैं स्टूडेंट्स उसको एक्सचेंज करके कंबाइन हो जाते हैं कि यार ये मेरा वाला तू ले ले और वो जो है तेरे पास ना वो मेरे को दे दे और आजा, फिर बात बन गई। जैसे आप अपने दोस्त के साथ कर सकते हैं ऐसे कि मतलब उसके पास कोई बुक नहीं है और उसके पास जो है वो आपको चाहिए, तो आप दोनों क्या करते हैं, आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं, उसका भी काम हो जाता है आपका भी काम हो जाता है। ठीक उसी प्रकार है ये भी, ये दोनों ये क्या करते हैं आपस में आयंस को एक्सचेंज कर लेते हैं और एक नया कंपाउंड बना देते हैं। अब यहाँ पे देखिए मैंने इक्वेशन भी बोला था हमें लिखने के लिए, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इक्वेशन ये है CuSO4 प्लस Zn। देखिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट को जिंक के साथ रिएक्ट करवाया गया, तो यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट्स, जब रिएक्ट हुआ तो रिएक्ट करके यहाँ पे बन गया जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अगर हम ध्यान दें स्टूडेंट्स तो जिंक ने क्या किया है, यहाँ से कॉपर के स्टूडेंट्स, तो जब हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक क्लियर हो जाएगा। तब तक के लिए फिलहाल आप इतना जान लीजिए या फिर तीसरा चैप्टर आप एक बार रीड आउट कर लीजिए, ठीक है। और दूसरा देखिए, दूसरा जो इक्वेशन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, जिसमें क्या हो रहा है, बेरियम क्लोराइड को किसके साथ रिएक्ट करवाया जा रहा है, Na2SO4 के साथ। जब रिएक्ट करके ये क्या दे रहे हैं, बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो रहा है, बेरियम क्लोराइड से बेरियम सल्फेट बन गया और सोडियम सल्फेट से सोडियम क्लोराइड बन गया। तो अगर आप ऐसे देखें तो ये बेरियम किसके साथ कंबाइन हो गया, SO4 के साथ, और ये सोडियम किसके साथ कंबाइन हो रहा है, क्लोरीन के साथ। तो यहाँ पे ये जो स्टूडेंट्स बेरियम है, क्लोरीन है, सोडियम है, ये सब आपस में आयंस को एक्सचेंज करते हैं और एक्सचेंज करके ये आपस में कंबाइन हो जाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, जब सिल्वर को रिफाइन किया जाता है, रिफाइनिंग होती है जब सिल्वर की, रिफाइनिंग किससे होती है स्टूडेंट्स, सिल्वर को किया जाता है रिफाइन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से, तो वहां पे क्या होता है, कॉपर मेटल का ना डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो हमें क्या करना है, वही वाला रिएक्शन यहाँ पे लिखना है। तो स्टूडेंट्स रिएक्शन मैं सिंपली यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, और आपको रिएक्शन याद करना हो तो याद कर लेना क्योंकि पेपर में आ भी सकता है। तो देखिए रिएक्शन इस तरीके से है, सिल्वर नाइट्रेट से निकाल, सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने क्या डाला, कॉपर डाला। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉपर नाइट्रेट बन जा रहा है। यहाँ पे जब रिएक्शन होता है तो कॉपर नाइट्रेट बन गया जो कि एक सॉल्यूशन है, और सिल्वर क्या हुआ, बाहर आ गया। तो हमें यही रिएक्शन लिखना था कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में से सिल्वर को रिफाइन किया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है और यहाँ पे फाइनली क्या बन के आया है, सिर्फ सिल्वर, और क्वेश्चन भी तो यही पूछा था, तो यही हमें रिएक्शन लिखना था और हमने ये रिएक्शन लिख दिया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से क्या समझते हैं उसे आप एक्सप्लेन कीजिए एक एग्जांपल के साथ। चलिए फिर हम देखते हैं भाई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है और एग्जाम्पल भी लेंगे हम उसका। एनी रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्यूबल सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कोई भी रिएक्शन जिसमें क्या हो, एक इनसॉल्यूबल सॉलिड, जो इनसॉल्यूबल सॉलिड होता है स्टूडेंट्स रिएक्शन में, उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। अगर आपको प्रेसिपिटेट नहीं पता था तो अब ध्यान से सुन लीजिए, प्रेसिपिटेट क्या होता है, इनसॉल्यूबल सॉलिड होता है, ठीक है। तो एनी रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्यूबल सॉलिड इज फॉर्म्ड दैट सडनली सेपरेट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें कोई एक इनसॉल्यूबल सॉलिड अचानक से बन जाए, ठीक है, और सेपरेट हो जाए, सॉल्यूशन से अलग हो जाए, उसी को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर नाइट्रेट में जब हम सोडियम क्लोराइड डालते हैं तो ये बना देता है सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट, और ये जो सिल्वर क्लोराइड बनाता है स्टूडेंट्स, ये होता है
व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट। तो हो गया ना ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये ऐसे रिएक्शंस स्टूडेंट्स जनरली आपको जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब प्रैक्टिकल कराई जाएगी, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोल रहा है? एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद टू एग्जाम्पल्स ईच, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमें ये जो टर्म्स दिया हुआ है स्टूडेंट्स, एक ऑक्सीडेशन और सेकंड दिया हुआ है हमें रिडक्शन, इसको हमें एक्सप्लेन करना है कि किस टर्म में लॉस होता है और जब गेन होता है ऑक्सीजन का, उस टर्म में हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन करना है विद एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन को देखते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है? The gain of oxygen by a substance in a reaction is called oxidation। किसी भी सब्सटेंस के द्वारा अगर ऑक्सीजन का गेन होता है या प्राप्त करता है तो हम उस रिएक्शंस को कहते हैं ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल Mg+O2। देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम किसके साथ कंबाइन हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ, और कंबाइन होके मैग्नीशियम को सीधा सीधा क्या मिल गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मतलब पहले मैग्नीशियम अलग था और ऑक्सीजन अलग था। अब यहाँ पे देखें तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन एक साथ हो गया, कंबाइन हो, या फिर हम यूं कह ले कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन मिल गया, गेन हो गया। तो इसलिए ये जो रिएक्शन है स्टूडेंट्स, इसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या कह रहा है? कॉपर ऑक्साइड किसके साथ कंबाइन हो रहा है? हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड अलग है और हाइड्रोजन अलग है। जब रिएक्शन हुआ इन दोनों के बीच तो क्या बन गया? कॉपर प्लस H2O यानी कि वाटर। अगर आप एक नजर डालें हाइड्रोजन पे तो हाइड्रोजन को क्या मिल रहा है भाई? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां से मिला? कॉपर ऑक्साइड से। यानी हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिला है, गेन किया है हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को। तो इसलिए ये जो रिएक्शन है इसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगला हम देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है? द लॉस ऑफ ऑक्सीजन बाय अ सब्सटेंस इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी कोई भी सब्सटेंस है अगर वो ऑक्सीजन को लॉस करता है या फिर ऑक्सीजन को खो देता है तो उसे हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। जैसे यहाँ पर देखें क्या है? जिंक ऑक्साइड यानी ZnO किसके साथ कंबाइन हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के साथ। तो देखिए जैसे ये कार्बन के साथ कंबाइन हुआ तो जिंक अलग हो गया और इसके साथ जो ऑक्सीजन था वो तो कार्बन ने ले लिया। तो जिंक ने यहाँ पे क्या किया? जिंक अपना ऑक्सीजन खो दिया, लॉस कर दिया। तो इसलिए बोलेंगे ये जो रिएक्शन है ये रिडक्शन रिएक्शन है। दूसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे है Fe2O3 के साथ कंबाइन हुआ एल्युमिनियम के साथ। अब यहाँ पे कंबाइन होके देखिए एल्युमिनियम अभी अकेले है और एल्युमिनियम को क्या मिल गया? यहाँ से ऑक्सीजन मिल गया। एल्युमिनियम को तो ऑक्सीजन मिल गया, लेकिन ये जो Fe2O3 था ये क्या हुआ? Fe ने क्या किया? ऑक्सीजन को खो दिया। ये देखिए यहाँ पे बेचारा ठल्ला पर है, अकेले पर है। तो इसलिए ये जो रिएक्शन है इसे हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। क्वेश्चन ये था स्टूडेंट्स कि हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को एक्सप्लेन करना था इस टर्म में कि ऑक्सीजन को गेन कर रहा है और ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है। तो ऑक्सीजन को कोई भी सब्सटेंस जब गेन करता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन को लॉस करता है तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं। इसे के दो एग्जांपल देने थे तो हमने दो एग्जांपल लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17। क्या कह रहा है? अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स। अब यहाँ पे हमें ये नहीं बोला है कि एलिमेंट क्या है, इन्होंने दे दिया एलिमेंट एक्स। एक शाइनी एलिमेंट है, ब्राउन कलर का है, उसका नाम एक्स है। जब तो क्या किया गया? एयर में हीट किया गया, एयर में हीट किया गया तो क्या बन गया? वो ब्लैक कलर हो गया। उसका जो कलर पहले ब्राउन था, ब्राउन से ब्लैक हो गया। अब हमें बोल रहा है कि इस एलिमेंट एक्स का नाम बताओ और जो ब्लैक कलर का कंपाउंड बना है उसका नाम बताओ। ठीक है भाई, तो देखिए इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है। क्या है? द शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स इज कॉपर मेटल। ठीक है, व्हेन कॉपर मेटल इज हीटेड इन एयर इट फॉर्म्स अ ब्लैक कलर्ड कंपाउंड कॉपर ऑक्साइड। सो द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड इज कॉपर ऑक्साइड और कॉपर 2 ऑक्साइड यानी कि CuO। हमें पता है कि ब्राउन कलर का जो एलिमेंट होता है, शाइनी भी होता है, वो ऑब्वियसली क्या होता है? कॉपर मेटल होता है। जब हम कॉपर मेटल को एयर में हीट करते हैं तो जो ब्लैक कलर का जो कंपाउंड बनता है वो होता है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो इस प्रकार जो ब्लैक कलर का कंपाउंड हुआ वो क्या हुआ?
कॉपर 2 ऑक्साइड, या फिर हम कह सकते हैं CuO। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स। जो स्टूडेंट्स आयरन के सामान होते हैं, आयरन की वस्तुएं होती है, उस पे हम पेंट क्यों लगाते हैं। इसका भी आंसर बड़ा सिंपल है। हो सकता है आप में से कुछ को पता भी हो, पता है तो आप बहुत बड़े विद्वान हैं, नहीं पता है तो भी आप स्टूडेंट हैं। ठीक है, पेंट इज अप्लाइड ऑन आयरन आर्टिकल्स टू प्रिवेंट देयर रस्टिंग। को आयरन आर्टिकल्स पे इसलिए अप्लाई किया जाता है ताकि उस पे रस्ट ना लगे। ठीक है, when a coat of paint is applied to the surface of iron article, then air and moisture cannot come in contact with the iron metal of the article and hence no rusting takes place. Students, हम आयरन आर्टिकल्स पे पेंट इसलिए लगाते हैं क्योंकि ताकि जो आयरन आर्टिकल्स है उस पे रस्ट ना हो या फिर उस पे जंग ना लगे। ठीक है, और इसके पीछे का साइंस ये है कि जब हम क्या करते हैं, आयरन आर्टिकल्स पे पेंट लगा देते हैं तो एयर में जो मॉइस्चर होता है वो आयरन मेटल के साथ कंबाइन नहीं हो पाता है, उसके साथ उसका संपर्क नहीं हो पाता है, इस वजह से रस्टिंग भी नहीं होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन, व्हाई। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जो चिप्स वगैरह का पैकेट होता है वो जो पैकिंग होती है ना स्टूडेंट्स, उनके पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा होता है। तो कह रहा है कि कोई भी ऐसा फूड आइटम है जिसमें ऑयल या फिर फैट है, उसको नाइट्रोजन गैस में फ्लश किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है, तो इसका रीजन हमें देना है। तो इसका रीजन ये है, द प्लास्टिक बैग्स कंटेनिंग ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद एन अनरिएक्टिव गैस नाइट्रोजन so as to prevent them for getting oxidized and turn rancid. Students, हम जिस प्लास्टिक बैग में ऑयल या फिर फैट वाले फूड को रखते हैं उसको नाइट्रोजन के साथ इसलिए फ्लश किया जाता है क्योंकि पहली बात, नाइट्रोजन अनरिएक्टिव गैस है, मतलब वो जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा कभी भी एटमॉस्फेयर में, और जब रिएक्ट ही नहीं करेगा स्टूडेंट्स तो उसमें वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, और जब ऑक्सीडाइज नहीं होगा तो वो रेंसिड नहीं होगा। दिस इज बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर द फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड आइटम्स get oxidized, forming products having unpleasant smell and taste which turn the food rancid. Students, क्या होता है जब फैट या फिर ऑयल वाले फूड आइटम्स ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, या ऑक्सीडाइज्ड किसके साथ होता है, एयर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ जब वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है तो उसके अंदर से क्या होता है, बहुत ही अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है और बहुत ही भद्दा सा टेस्ट हो जाता है उस फूड आइटम का, और जिस कारण हम ये भी कह सकते हैं कि जो भोजन है यानी कि जो आपका खाद्य पदार्थ है वो रेंसिड हो जाता है। When air containing oxygen is replaced by unreactive nitrogen gas, the packed food items do not get spoiled. क्या होता है स्टूडेंट्स, जब हम ऑक्सीजन के जगह उस खाद्य पदार्थ को अनरिएक्टिव नाइट्रोजन गैस के अंदर रख दें या फिर उसके सराउंडिंग में रख दें तो जो भोजन होता है, जो पैक फूड होता है, वो स्पॉयल नहीं होता है, खराब नहीं होता है। दे रिमेन फ्रेश फॉर अ मच लॉन्गर टाइम, वो काफी लंबे समय तक ताजा यानी कि फ्रेश का फ्रेश ही रहता है, जिससे आप कभी भी खा सकते हैं। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद वन एग्जाम्पल इज। हमें यहाँ पे दो टर्म्स दिया है, कोरोजन और रेंसिडिटी। हमें इन दोनों को एक्सप्लेन करना है एक एग्जाम्पल के साथ। देखिए सबसे पहले हम कोरोजन को करेंगे। कोरोजन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटेन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। कोरोजन का डेफिनेशन ये है स्टूडेंट्स, द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटेन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। यानी कि ऐसा प्रोसेस, ऐसा प्रक्रिया जिसमें क्या हो, जो मेटल्स होते हैं वो धीरे धीरे ईटेन हो जाए, मतलब जो एयर के एक्शंस होते हैं उसके थ्रू वो खाए जाने लगे
या फिर खराब होने लगे, या फिर यूं कह लीजिए कि कमजोर होने लगे एयर के एक्शन से, मॉइस्चर से, या फिर किसी केमिकल से, उसी को हम कोरोजन कहते हैं। तो याद करना बड़ा ही सिंपल है इस डेफिनेशन को। द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर रिटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड कोरोजन। रस्टिंग ऑफ आयरन इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। स्टूडेंट्स, जो आयरन का रस्टिंग होता है, यानी कि जो लोहे में जो जंग लगता है, वो कोरोजन का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। तो कभी भी अगर कोरोजन वगैरह का एग्जाम्पल पूछा जाए तो ये तो बोल ही सकते हो यार कि लोहे पे जंग लगना, ये तो बचपन से ही देखते आ रहे हो। आगे, रस्टिंग इन्वॉल्व्स अनवांटेड ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन मेटल विच अकर्स इन अ नेचर ऑन इट्स ओन। रस्टिंग क्या करता है स्टूडेंट्स? अनवांटेड ऑक्सीडेशन को शामिल कर लेता है अपने साथ, यानी जिसकी जरूरत नहीं भी है उसको भी ले आता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो कि नेचर में स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, उसे हम रोक नहीं सकते। हाँ, थोड़े कुछ समय के लिए हम प्रिवेंट जरूर कर सकते हैं ऑयल पेंटिंग वगैरह करके। आगे, व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन डैम्प एयर फॉर अ कंसिडरेबल टाइम इट गेट्स कवर्ड विद अ रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट। स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है, जब आयरन ऑब्जेक्ट को हम एयर में यानी कि हवा में कुछ समय के लिए रख देते हैं तो इसके ऊपर क्या होता है, एक रेड ब्राउन फ्लैकी सब्सटेंस आ जाता है जिसे हम रस्ट कहते हैं, या फिर आप अपने देशी भाषा में बोले तो जंग कहते हैं। वैसे स्टूडेंट जंग नहीं, मतलब जंग कहते हैं। द कोरोजन ऑफ आयरन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस which if not prevented in time it turn up the whole iron object. Students, कोरोजन, आयरन का जो कोरोजन होता है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, उसको समय से प्रिवेंट नहीं किया गया तो वो पूरे आयरन ऑब्जेक्ट को ही खा जाएगा, पूरे आयरन ऑब्जेक्ट को ही गायब कर देगा। तो ये था ऑल अबाउट कोरोजन। अब देखिए अगला है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी देखिए क्या होता है। ऑक्सीडेशन हैज डैमेजिंग इफेक्ट ऑन फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। जो स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन है उसका डैमेजिंग इफेक्ट्स होता है फूड पे, ऐसे फूड पे ज्यादा होता है जिसके अंदर फैट और ऑयल हो। व्हेन द फूड मटेरियल्स प्रिपेयर्ड इन फैट्स एंड ऑयल्स आर केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम दे स्टार्ट गिविंग अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट। स्टूडेंट्स, जब कोई भी फूड मटेरियल्स जिसे हम फैट या ऑयल्स में तैयार करते हैं और उसे कुछ समय के लिए रख देते हैं, कुछ लंबे समय के लिए रख देते हैं, तो उसके अंदर अंदर से बहुत ही गंदी सी स्मेल और बहुत ही बेकार सा टेस्ट आने लगता है, जो कि आप सब पहले से ही जानते हैं। द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स in food marked by unpleasant smell and taste is called rancidity. स्टूडेंट्स, rancidity का अगर डेफिनेशन बोला जाए तो यहाँ से द से लेके रेंसिडिटी तक आप याद कर सकते हैं। क्या है? द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय द एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड्स मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, ऐसा कंडीशन प्रोड्यूस होता है जिसमें क्या हो, जो एरियल फैट और ऑयल में जो फूड बने होते हैं उसका एरियल ऑक्सीडेशन हो जाए और जिसके कारण वो अनप्लीजेंट स्मेल और अनप्लीजेंट और बहुत बेकार सा, बहुत घटिया सा, बहुत बदबूदार टेस्ट देने लग जाए, उसे हम रेंसिडिटी कहते हैं। तो इसे आप अच्छे से याद कर सकते हैं। कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, व्हाट इज रेंसिडिटी, तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, एनीवे चलिए आगे क्या कह रहा है। रेंसिडिटी स्पॉइल्स द फूड मटेरियल्स प्रिपेयर्ड इन फैट एंड ऑयल व्हिच हैव बीन केप्ट फॉर अ कंसिडरेबल टाइम एंड मेक्स देम अनफिट फॉर ईटिंग। रेंसिडिटी क्या करता है स्टूडेंट्स, जो फूड मटेरियल्स होते हैं जो फैट और ऑयल में बनाए गए होते हैं उसको खराब कर देता है। खराब कब करेगा? जब आप कुछ समय के लिए उसे, कुछ लंबे समय के लिए एयर में छोड़ देंगे। एग्जाम्पल, if a potato chips prepared in oil are kept exposed to air for a long time, they start giving unpleasant smell and taste due to the oxidation of oil present in them. अगर हम उदाहरण लें तो उदाहरण के तौर पे स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि जो आलू का चिप्स होता है ना, जो कि आप रोज रोज खाते भी होंगे, जो कि फैट और ऑयल में ही बनाया गया होता है, जब उसको आप कुछ समय के लिए, कुछ लंबे समय के लिए एयर में ऐसे ही छोड़ देंगे तो उसके अंदर से क्या होगा, एक ऐसी खुशबू आएगी जिसके बाद आप दोबारा शायद कभी चिप्स नहीं खाओगे यार। चलो एनीवे आगे, द पोटैटो चिप्स टर्न रेंसिड एंड बिकम्स अनफिट फॉर ईटिंग। और जो पोटैटो चिप्स होता है वो रेंसिड हो जाता है उसके बाद और खाने के लायक नहीं रहता। ठीक है, तो भैया देख देख के खाना भाई। कई बार दुकान वगैरह में भी मतलब फटूट जाता है यार पैकेट, तो उन्हें तो अपना बेचना होता है और आपको खाना होता है।
तो भैया देख के खाना। चलिए, तो आज हम समर्पण करते हैं इस चैप्टर को यहीं पे। इस चैप्टर का वीडियो लेक्चर भी अपलोड कर दिया गया है और एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी आज कंप्लीट हो गया। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं।